हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 7 को कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारी इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी, जो कि हम एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं इक्विटी में, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन वगैरह के कुछ टॉपिक्स वगैरह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 7 पे आते हैं। ये कहती है हमें कितना होल्डिंग आईएनसी है ग्रांट करती है 100 शेयर्स को, किसको, टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज ऑन 1 जनवरी 2001। वो 1 जनवरी 2001 को ग्रांट कर देती है उसको शेयर्स, ठीक है। कौन से, कितने, 500 एम्प्लॉइज को, कितने, 100 शेयर्स ईच को, ठीक है। तो हमारी ये क्या होगी, ग्रांट डेट हो गई है। ये क्या हो गई मेरी ग्रांट डेट। इसके बाद इन्होंने डिटेल दी है, दी एम्प्लॉइज शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। हाँ, एम्प्लॉइज को वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे सर्विस में रहना जरूरी है, ठीक है। ये तो इंप्लाइड होती है मेरी। अगर वेस्टिंग पीरियड के टाइम पे एम्प्लॉय मेरा छोड़ के जा चुका तो उसको कुछ देते हैं, हम नहीं देते ना, बस ना भी दिया होता ये वाली लाइन तो हमारे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता। दिस शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हम शेयर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में डिलीवर कर देंगे, वेस्ट मतलब कि डिलीवर कर देंगे उसको, इफ द कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज बाय 12%। अगर कंपनी की अर्निंग्स 12% से इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर्स दे देंगे। और अगर कंपनी की अर्निंग्स 20% और मोर इंक्रीज हो जाती है ओवर द 2 ईयर पीरियड तो हम उसको सेकेंड ईयर के एंड में दे देंगे। और थर्ड ईयर के एंड में कब देंगे, अगर कंपनी की अर्निंग 22% से इंक्रीज हो जाती है तीनों सालों की मिला के, अगर, ठीक है। ओवर द ईयर मतलब कि हम तीनों सालों की देखेंगे, दोनों सालों की देखेंगे, ओवर द ईयर 2 ईयर पीरियड मतलब कि पूरे 2 साल की देखेंगे कि क्या 20% से इंक्रीज हुई है वो, और इसमें 22% से इंक्रीज, ठीक है जी। दी फेयर वैल्यू पर शेयर एट द ग्रांड डेट पे फेयर वैल्यू कितनी देर की है इसकी, 122, ठीक है। और अर्निंग्स इंक्रीज बाय 10%। इनकी 2001 में अर्निंग्स कितनी हुई है इंक्रीज, 10% से। हमारे कब ग्रांट किया था, 2001 के स्टार्टिंग में, मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड में इन्होंने फर्स्ट ईयर दे रखा। फर्स्ट ईयर कौन सा मेरा, 2001, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में 12% होनी चाहिए थी अर्निंग, बट इनकी हुई है 10% सिर्फ। तो मतलब कि ये कंडीशन इनकी मीट नहीं की, कंडीशन मीट नहीं की है। फर्स्ट ईयर एंड में कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्या हम इसको फर्स्ट ईयर में देंगे, नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं देंगे। तो इसके बाद एंड 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, और फर्स्ट ईयर के एंड तक 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। और दी कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट दी शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर 2। अब इनकी एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं, ये कहते हैं कि सेकंड ईयर के एंड तक ये कंप्लीट मतलब कि वेस्ट हो जाएगी कंडीशन। मतलब कि हमारा वेस्टिंग पीरियड कितना मानना चाहिए, फिर वेस्टिंग पीरियड मेरा कितना होना चाहिए, वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए मेरा फिर कौन सी डेट को, 31 मार्च नहीं, दिसंबर 2001 को मेरा अगर वेस्टिंग पीरियड देखूं तो कितना होना चाहिए वेस्टिंग पीरियड। एक तो ये मेरा फर्स्ट ईयर मतलब कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक का, ये हो गया 1 ईयर। अब ये कहते हैं कि सेकंड ईयर एंड तक मेरा मीट हो जाएगी कंडीशन, तो मेरा वेस्टिंग पीरियड मतलब कि जिसमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वेस्ट डेट से, ग्रांड डेट से वेस्ट डेट के बीच का पीरियड होता है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो अब ये मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 ईयर्स माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि सेकंड ईयर के अंदर मेरा कंडीशन मीट हो जाएगी, तो मेरा 2 ईयर्स ही हुआ सिर्फ ये, ठीक है। मतलब कि 2 ईयर्स में सर्विस ले ली मैंने, इतनी 20% इंक्रीज हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो वेस्टिंग पीरियड वही हो गया। अब इसके अंदर आगे देखिए, इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 31 एम्प्लॉइज ऑल्सो लीव। अब ये जो ऊपर दे रखा था 29 एम्प्लॉइज, ये कौन सा था, ये एक्चुअल था, एक्चुअली लेफ्ट कौन से, फर्स्ट ईयर में। और ये दे रखा इन्होंने सेकेंड ईयर में कितने लेफ्ट होंगे। तो इसमें हम 31 मार्च 2001 को जो हम रिकॉग्निशन करेंगे एक्सपेंसेस वगैरह का, उसके टाइम पे क्या हम थर्ड ईयर के अंदर कितने एक्सपेक्टेड लेफ्ट करेंगे वो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो। नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा वेस्टिंग पीरियड यहां पे सिर्फ आ रहा है 2 ईयर्स का, ठीक है। अब वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही जितने मेरे छोड़ के जाते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन है, जितने छोड़ के जाने की एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ उनको ही कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सरसाइज पीरियड वाले नहीं करते कंसीडर, या फिर वेस्टिंग पीरियड के बाद वाला कोई भी पीरियड हो उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, कि कितने छोड़ के जा रहे हैं कितने नहीं, ओके। और जो भी मेरा एक्सपेंस होता है वो सारा का सारा वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मेरा ग्रांड डेट और वेस्टिंग डेट सेम होती है, मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूं सारा, ठीक है, ग्रांड डेट और वेस्टिंग डेट सेम होते हैं तो जिस दिन ग्रांट किया उसी दिन सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, समझे। अब इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, अब इन्होंने कहा है कि 31 एम्प्लॉइज सेकंड ईयर के अंदर लेफ्ट कर जाएंगे और 440 एम्प्लॉइज रिसीव करेंगे शेयर्स एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट ईयर का हम ईयर वाइज करते जाते हैं कैलकुलेशन।
ठीक है। क्या मांगा इन्होंने, डिटरमाइन द एक्सपेंस फॉर ईच ईयर एंड पास अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम 2001 का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ कुछ फिगर्स यहाँ पे नोट करता जाता हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ चाहिए हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन ग्रांट डेट, शेयर्स ऑन ग्रांट डेट, कितनी देर की है ये वैल्यू ग्रांट डेट पे, फेयर वैल्यू पर शेयर एट द ग्रांट डेट 122 रुपीज की, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं 122 रुपीज। अब इसके बाद मेरे को चाहिए है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं जिनको मैंने ऑप्शन ग्रांट किया है, मतलब शेयर्स ग्रांट किए हैं, ठीक है। ग्रांट डेट पे कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वहां पे मेरे 500, ये कब के यहां पे लिख देता हूं ऑन ग्रांट डेट 500 एम्प्लॉयज, ठीक है। अब वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बना 2 इयर्स, आपको पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर देखूं कौन सी और डिटेल चाहिए मेरे को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चंस इंक्रीज बाय 12%, फेयर वैल्यू, हाँ लेफ्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, फर्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअल वाला फिगर, एक्चुअल एक्चुअल लेफ्ट, ठीक है, एक्चुअल वाला यहाँ पे, फिर एक बना लेता हूँ नीचे एक्सपेक्टेड वाला भी, या फिर एक काम करता हूँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, इधर एक कॉलम बना देता हूँ एक्चुअल का, एक बना देता हूँ एक्सपेक्टेड का, कि कितने एक्सपेक्टेड है मेरे को, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ट्वेंटी 29 एम्प्लॉयज लेफ्ट हुए 2001 में, ये कौन सा मेरा 2001 ईयर, ठीक है। कितने हुए हैं इसमें एम्प्लॉयज लेफ्ट 29, और आगे एक्सपेक्टेड है इनको सेकेंड ईयर में 31 एम्प्लॉयज लेफ्ट करेंगे, और तो यहाँ पे करें एक्सपेक्टेड आ गया सेकेंड ईयर में 31 एम्प्लॉयज। तो इसमें थर्ड ईयर तो होता नहीं है हमारा, ये अगर 31 मार्च, कौन सी डेट को देख रहे हैं 31 मार्च 2001 के एंड पे, ठीक है, लेफ्ट ऑन 31 दिसंबर 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 2001, ठीक है। इस डेट को मेरे सिर्फ 2 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 इयर्स के ही हम एम्प्लॉयज लेफ्ट वगैरह का देखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे को कितने शेयर्स देने हैं एम्प्लॉयज को, मेरा एक्सपेंस जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज देखता हूं मैं फर्स्ट ईयर के एंड में कितने बचे मेरे पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ठीक है। ये कौन सी डेट का देख रहा हूं मैं 31 दिसंबर 2001, ठीक है। उसको कितने निकलेंगे यहाँ पे, मेरे टोटल एम्प्लॉयज हैं 500, माइनस करूंगा मैं एक्चुअली जो लेफ्ट हो चुके हैं, और माइनस वेस्टिंग पीरियड के अंदर जो और एक्सपेक्टेड है लेफ्ट हो जाएंगे, कितने हो गए मेरे, कैलसी से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, वैसे इसमें कैलसी की जरूरत नहीं है, 60 माइनस हो जाएंगे सीधा 440 एम्प्लॉयज बचेंगे मेरे, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेड है वेस्ट करेंगे। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फर्स्ट ईयर इन 2001 में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो निकालते हैं। सबसे पहले कितने एम्प्लॉयज हैं 500, ठीक है। अब मैं कितने शेयर्स, 500 नहीं है यहाँ पे 440 हो गए ना, 440, अब मैं 440 एम्प्लॉयज हैं, अब इनको कितने शेयर्स दूंगा 100 शेयर्स ईच, तो मल्टीप्लाई 100 शेयर्स ईच को जाएंगे। अब इसकी फेयर वैल्यू कितनी है ग्रैंड डेट पे 122 रुपीज, ठीक है। तो मेरा टोटल खर्चा अगर मैं देखूं कितना लगेगा इतने शेयर्स इशू करने का 122 पर एक, हर एक का, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो चाहे लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते जाओ, फॉर्मूला भी आप लिखोगे तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था, और उस ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था, और ये क्या था मेरा नंबर ऑफ शेयर्स,
पर एम्प्लॉई, और ये फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांटेड। अब इसके बाद हम क्या करते थे, बाय में करते हैं टोटल में वेस्टिंग पीरियड कितना है 2 ईयर्स, मल्टीप्लाई हम कितने का फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, और माइनस अभी तक कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, वो कुछ भी जीरो हुआ है, अभी तक कुछ रिकॉग्नाइज नहीं हुआ एक्सपेंस, तो ये जीरो आ गया। तो अब हम इसका निकालें कि फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो हमारा आ जाएगा 440 मल्टीप्लाई 440 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 122 बाय में 2, ये आएगा मेरा 268430। इतना एक्सपेंस मेरा फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या करोगे आप, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कितने से 2684,000 ठीक है। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का। अब इसके बाद जाता हूं मैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में क्या कहा इन्होंने, कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट दी एडिशनल 31 एम्प्लॉइज विल लीव, ये तो हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 2, ठीक है। कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज बाय 18%, देयरफॉर द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट। अब होनी चाहिए थी 20%, मतलब कि सेकेंड ईयर के एंड में भी इनकी वेस्ट नहीं हुई है। तो मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, थर्ड ईयर में अगर ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेड है मेरा, हम इसमें चेंज क्यों किया मैंने नंबर ऑफ ईयर्स वाला, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि अर्निंग्स है ना, ये कौन सा होता है मेरा, नॉन परफॉर्मेंस, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, इसके अंदर हमारा चेंज होता है, ठीक है। अब उस केस में हम चेंज नहीं करते थे, कौन से में, मार्केट बेस्ड वाले में अगर मेरा होता था, बट जल्दी हो जाती थी अगर सारी कंडीशन मीट, तो हम साथ ही रिकॉग्नाइज कर देते थे सारा एक्सपेंस, ठीक है। अब इसके अंदर ये आगे चलते हैं, देयरफॉर द शेयर डिड नॉट वेस्ट ओनली इंक्रीज बाय, ठीक है, इंक्रीज देयरफॉर दिस डिड नॉट वेस्ट ओनली 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2002। अब सेकंड ईयर में कितने लेफ्ट हुए हैं इनके ओरिजिनली, सेकंड ईयर के अंदर 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट कर दिए हैं सेकंड ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 29 एम्प्लॉइज, ठीक है, हम जो यहाँ पे कर रहे थे, कितने एम्प्लॉइज 29 हुए एक्चुअल में सेकेंड ईयर में लेफ्ट, ठीक है। और कंपनी बिलीव दैट एडिशनल 23 एम्प्लॉइज विल लीव इन 2003। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, थर्ड ईयर का और बना लेता हूँ यहाँ पे, थर्ड ईयर कितने एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है इनको लेफ्ट कर देंगे थर्ड ईयर के अंदर, 23 एम्प्लॉइज और लेफ्ट करने की इनकी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कितने 23, ठीक है जी। एंड अर्निंग्स विल फर्दर इंक्रीज सो दैट द परफॉर्मेंस टारगेट विल बी अचीव्ड इन 2003। ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे थर्ड ईयर में, ठीक है। तो हमारा वेस्टिंग पीरियड फिर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, 1 ईयर और कहते हैं कि हाँ उसके अंदर मीट हो जाएगा। तो मेरा मतलब कि एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब मीट हो सकती है, तो अगर नहीं होती तो हम क्या करते, पहले वाला भी सारा रिवर्स कर देते। अगर ये कह देते कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हम रिवर्स कर देते। अब ये कहते हैं हाँ हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अभी 2 साल तो निकल गए, 1 साल और है हमारे पास, तो अभी हम 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड, अब कितना हो गया 2 ईयर्स ऑलरेडी पास हो गए, 1 ईयर हो रहा है, तो मतलब वेस्टिंग पीरियड हो गया मेरा 3 ईयर्स का, ठीक है। कौन सी डेट को, 31 मार्च 2002 को, 31 दिसंबर 2002 को। मैं मार्च गलत बोल जाता हूँ, ठीक है, आप उसको दिसंबर ही समझना अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ तो, ठीक है। एज्यूम दैट द कंपनीज अर्निंग्स, अच्छा एट द एंड ऑफ ईयर 3, ठीक है। हम ये सेकंड ईयर का तक की डिटेल के लिए काम करते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद आगे थर्ड ईयर का बाद में करेंगे, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए हमारे पास डिटेल, हमारे को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को उठा लिया यहाँ से, ठीक है, हमारे लिए ये काम का था, बाकी और कुछ काम का है नहीं यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दूसरे पेन से कर दूँ यहाँ पे सेकंड ईयर का, तो 31 दिसंबर 2002 इस डेट को अगर मैं नंबर ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, इस डेट पे देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितने हैं, 500 टोटल एम्प्लॉइज थे, माइनस एक्चुअली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक्चुअल वाले लेंगे हम, कितने कितने जा चुके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। फर्स्ट ईयर में गए थे मेरे 29, सेकंड में भी 29 गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे -29 -29
और थर्ड ईयर के मेरे को लेने होंगे कौन से, एक्सपेक्टेड वाले। क्यों? क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर का है अब, ठीक है। 23 कितने बने हैं मेरे अब, 500 माइनस 29 माइनस 29 माइनस 23, ये आ गया मेरा 419 एम्प्लॉइज। मेरे को लगता है कि इतने एम्प्लॉइज को मेरे को शेयर इशू करने होंगे, ये सारे कंडीशंस पूरी कर सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं एक्सपेंस सेकेंड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2002, ठीक है। कितना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, सबसे पहले 419 मल्टीप्लाई एवरी एम्प्लॉय को कितने शेयर्स इशू करने हैं, 100, टोटल शेयर्स इतने हो गए मेरे फिर इशू, ठीक है। और ग्रांड डेट पे ऑप्शन मतलब शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, 122 रुपीज थी आई थिंक, 122 थी हाँ। अब टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना मेरा, बाय में 3 मल्टीप्लाई ये कितना है अभी तक पास हो चुका पीरियड, 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स पास हो चुके, माइनस अभी तक कितना रिकॉग्नाइज कर चुके, अभी तक हम 84,000 रिकॉग्नाइज कर चुके, माइनस 84,000, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालते हैं, कितना बनाइए, 419 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 2 बाय में 3, ये हो गया मेरा इतना, माइनस कर दूंगा 26,84, ठीक है जी। तो मेरा आंसर आया 723866। मेरा ये एक्चुअली क्या है कि कैल्सी पता नहीं है 6 है, पता नहीं 5 है, दिख नहीं रहा यहाँ पे ढंग से, ठीक है। कैल्सी में थोड़ी खराबी है इसमें, हाँ अब सही हो गया 6, दो मिनट से थोड़ा इसमें क्या दिक्कत आ रही है, 723866, ठीक है, 0.66। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नहीं हो रहा है ऐसे, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई है, डोंट नो इसमें एक फिगर सही से नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इतना हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, मेरे अकॉर्डिंग 6 दिख रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी मेरी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ठीक है। कितने, 723,866, 723,866.6, ठीक है जी। अभी अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर में कितना होगा मेरा, एट द एंड ऑफ ईयर 3 ओनली 21 एम्प्लॉइज ने ही लेफ्ट किया, एज्यूम दैट द कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज टू डिजायर लेवल एंड द परफॉर्मेंस टारगेट हैज बीन मेट, ठीक है। अब ये हम कहते हैं कि 21 एम्प्लॉइज ने लेफ्ट किया है एक्चुअल में थर्ड ईयर में, और एज्यूम करो कि अर्निंग्स डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज हो गया, मतलब कि 22% का क्राइटेरिया मीट हो गया और हमें शेयर इशू करने हैं। तो अब एक्सपेंस बताओ थर्ड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज होगा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा जगह बना देता हूँ आपके लिए, मतलब मेरे लिए, हाँ जी काफ़ी जगह हो गई है अब मैं करता हूँ यहाँ पे, हमने पहले डेट लिखी थी 31 दिसंबर 2003, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितने, 500 माइनस, अब इस सारे के सारे एक्चुअल वाले आएंगे मेरे माइनस, कितने थे सारे, 29, यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज हुए थे एक्चुअली में लेफ्ट, 21, ठीक है। तो यहाँ पे 21 लिख दो आप, ठीक है। 29 माइनस, -29 -29 -21, ठीक है जी। इतने एम्प्लॉइज मेरे लेफ्ट हो गए हैं। अब कितने आ गए इसका फिगर अगर मैं निकालूं, 500 -29 -29 -21, 421 एम्प्लॉइज एक्चुअली लेफ्ट। अब एक्सपेंस कितने रिकॉग्नाइज होने चाहिए, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 3, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 3 कितना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ शेयर्स पर एम्प्लॉई, ग्रांडेड की फेयर वैल्यू, पीरियड 3,
अभी तक कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है टोटल? एक तो ये हो चुका है, एक ये वाला हो चुका है, 2 मिनट, हाँ। एक तो ये मेरा फर्स्ट ईयर में ये हुआ था रिकॉग्नाइज, और सेकेंड ईयर में ये वाला हो चुका है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करते हैं, पर कितना आएगा? 2684,000 प्लस 723,866, ये आ गया मेरा। मैं डेसिमल्स को एक बार अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3407866 इतना आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन बनाओ। 421 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 122 मल्टीप्लाई 3/3 माइनस 3407866 कितना आ गया? 17,28334, ठीक है जी, इतना। अब इसकी एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ठीक है। कितने से? 17,28,334, 17,28,334। अब शेयर इशू भी तो करने होंगे ना इसको। अब शेयर इशू करने की क्या एंट्री होगी? शेयर इशू करने की यहाँ पे कुछ फेस वैल्यू वगैरह दी है? फेस वैल्यू नहीं दी ना इसकी, नहीं दी ना कहीं, हाँ नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसकी एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ मैं। कितने इशू करेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने अमाउंट की आएगी? तो इन सब का टोटल कर लेना अभी तक कितना हुआ, ठीक है। जो जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था, या फिर इसका रिकॉग्नाइज टोटल कितना हुआ था वो, ठीक है। उसके बाद कितने शेयर्स हुए हैं इसको, इसको कैश कैश तो नहीं मिला ना? कुछ एक्सरसाइज प्राइस तो नहीं था ना? नहीं, कुछ नहीं था इसका। तो 500 एम्प्लॉयज नहीं थे हमारे एक्चुअल में। कितने इशू हुए हैं? तो इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मैं कर ही दूँ क्या? इसका टोटल कर लेना आप, देखो सीधी सी बात है। इसका टोटल करना, इसका टोटल करना, और इसका टोटल करना, और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ और डिटेल देने रखी इन्होंने, बस ये हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा खत्म। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे ही का आंसर क्या दे रखे हैं इन्होंने। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में 2684, हमारा कितना है? 2684। सेकेंड ईयर में 723,867, 723,867, ठीक है। हमारा डेसिमल में था, इनका वो कर दिया इन्होंने। 17,28,338, 17,28,334 आ गया हमारा, बस डेसिमल का फर्क है। अच्छा, इनका भी 333 है, ठीक है। मैं 338 गलत लगा गया था, ठीक है, सेम ही है फिर तो। ये इसका टोटल करके इन्होंने एक एंट्री पास कर दी, शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अभी हमारा ये इक्विटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसमें, अगर मॉडिफिकेशन वगैरह होती है तो अभी तक तो हम क्या करते आए थे कि मॉडिफिकेशन या कैंसिलेशन वगैरह होते हैं तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन का देखते हैं। मॉडिफिकेशन जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने जाऊं, एग्जांपल के साथ समझाता हूं अगर आपको। ए चेंज इन द टर्म्स और कंडीशंस ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, अगर उसकी पेमेंट अरेंजमेंट में कुछ चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ मॉडिफिकेशन हो गया मेरी टर्म्स और कंडीशन, जो मैं टर्म्स और कंडीशन एम्प्लॉय और मेरे में एग्री हुआ था। इसका मैं अभी लॉजिक भी समझाऊंगा सारा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से रीड करवा देता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन अकाउंटिंग ऑफ ओरिजिनल और मॉडिफिकेशन सेपरेटली, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है अभी लॉजिक, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन इंक्रीज टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांटेड, और मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक यहाँ पे समझा ही देता हूँ ताकि आपको फिर क्लैरिटी अच्छे से आए। अगर मैं कहूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा मान लेते हैं कि जिस दिन ग्रांट डेट है, जिस दिन ग्रांट डेट पे मेरे शेयर की मार्केट प्राइस है, शेयर की ग्रांट डेट शेयर की मार्केट प्राइस है ₹100, और मैंने उस दिन क्या कहा कि मैं आपको 2 ईयर्स के बाद ₹50 में दे दूंगा ये शेयर, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस इसका कह देता हूँ फिर मैं उसको कि हाँ एक्सरसाइज आप मेरे को मतलब कि एक्सरसाइज प्राइस इसका है ₹50, मतलब कि जब 2 साल के बाद आप मेरे से लेने आओगे तो आपको मैं 50 में दे दूंगा। तो अगर मैं देखूं इसकी फेयर वैल्यू आज के ऑप्शन की मान लेता हूं
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट। ये वैसे डिपेंड करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, ग्रांट डेट की क्या फेयर वैल्यू होगी ऑप्शन की, ठीक है। ये मल्टीपल फैक्टर, जैसे कि मेरा एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा फ्यूचर में, आज की डेट में करंट में मार्केट प्राइस क्या है, फ्यूचर में मार्केट प्राइस कितना होगा, तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कि मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है हाई होने की, डाउन भी जा सकता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी होती है फ्यूचर में कोई हम एस्टिमेट तो मतलब कि पक्का तो नहीं बता सकते ना, एस्टिमेट ही लगा सकते हैं हाँ इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी कैलकुलेशन आप एएफएम में देखोगे, बट यहाँ पे मैं सिंपल आपके लिए कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि इसका माइनस ये कर देता हूं, अगर कि उस दिन कितनी मार्केट प्राइस थी और कितनी थी ये एक्सरसाइज प्राइस, तो उसका डिफरेंस मैं मान लेता हूँ कि हाँ फेयर वैल्यू वही है। ज्यादा फैक्टर्स लेके नहीं आता हूँ बीच में, ताकि मेरे को सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि फेयर वैल्यू आ गई उसकी 50 रुपीज की, ठीक है उस दिन। अब ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है, इसके ऊपर ही मैंने सारा अभी तक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता आया हूँ। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये मेरे मान लेते हैं कि वेस्टिंग पीरियड यहां पे दिया था मैंने 2 ईयर्स का वेस्टिंग पीरियड दिया था। अब मान लेता हूं कि मैं मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में आया, फर्स्ट ईयर एंड में आके मेरे को पता लगा कि मेरे शेयर की मार्केट प्राइस जो पहले 100 रुपीज थी, अब वो गिर के सिर्फ 40 रुपीज ही रह चुकी है। तो मतलब कि मार्केट प्राइस ऑन फर्स्ट ईयर एंड कितनी रह गई है मेरी, सिर्फ 40 रुपीज। अब मेरी फेयर वैल्यू जो होती है इसकी ऑप्शन की, वो रिवाइज होती रहती है एवरी ईयर एंड, बट हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ लेते हैं ग्रांट डेट की। वो मैंने आपको लॉजिक भी बताया था क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको एम्प्लॉइज के लिए साइड में ना रखता, किसी को सेल कर देता तो 100 रुपए मिलते मेरे को उस दिन, किसी को वो इक्विटी शेयर सेल करता तो 100 रुपए आ जाते मेरे पास, बट अभी मैंने किसी के लिए रख दिया साइड में, तो तब भी मैं यही मानूंगा कि मेरा 100 रुपए के अकॉर्डिंग जितना कम आएगा मेरे पास एम्प्लॉय से, वो फेयर वैल्यू बनती है उस दिन ग्रांट डेट की, ठीक है। वो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू अल्टीमेटली वही बनती है, ठीक है। वो मल्टीपल फैक्टर से डिपेंड करते हैं फेयर वैल्यू निकालने के लिए, जैसे टाइम वैल्यू मनी भी लगता है, उसमें काफी चीजें लगती हैं, ठीक है। अब मान लेता हूं कि मैं उस दिन मेरा 50 रुपए एक्स्ट्रा अब जाएंगे मेरी जेब से खर्चा मेरे को 50 रुपए का बुक करते आ रहा था मैं, क्योंकि ये मेरी फेयर वैल्यू बन रही थी उसकी शेयर ऑप्शन की, ठीक है। ये 50 रुपए मेरा खुद की जेब से जाएगा, 50 एम्प्लॉय से मिल जाएगा, तो मेरा 50 रुपए कम मिल रहा था अगर सेल नहीं किया था, ठीक है। तो 50 रुपए को एक्सपेंस बुक करता जाऊंगा मैं 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब मेरा हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर एंड पे जाके मेरे को सिर्फ ये लगा कि अब मेरी 40 रुपीज की ही शेयर वैल्यू है मार्केट प्राइस। तो अब क्या एम्प्लॉय मेरे को सेकंड ईयर के एंड में आके कहेगा कि सर ये 50 रुपए लो और मेरे को 40 वाला शेयर दे दो? नहीं, वो तो बिल्कुल भी उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। और मैंने उसको ऑप्शंस दिए क्यों थे, क्या जैसे हमारा जो कंसेप्ट होता है एएफएम के अंदर कि हाँ इसमें मेरा भी घाटा हो सकता है, एम्प्लॉय का भी घाटा हो सकता है, किसी का नहीं, इस तरीके से भी दिया था मैंने। यहां पे मेरा मेन मोटिव ये था, कोई प्रॉफिट अर्न करने का नहीं था इसको इशू करके कि हाँ एम्प्लॉय का घाटा हो और मेरा फायदा हो, यहाँ पे ये मोटिव नहीं था। ये यहाँ पे मेरा मोटिव था कि मेरे को उस एम्प्लॉय को रिटेन करना था। अब रिटेन करने के लिए उसको कुछ मोटिवेशन दिया था, कुछ लालच दिया था, जैसे कंपनी भी बोनस वगैरह देती है, ईशॉप्स वगैरह इशू करती है अपने एम्प्लॉइज को ताकि वो रुके। अब उसकी मोटिवेशन तो खत्म हो चुकी है, वो कहेगा अरे ये रुक के क्या ही मिलेगा मेरे को, ये 40 रुपए के शेयर के लिए मेरे को 50 रुपए देने पड़ेंगे, वो रुकना नहीं चाहेगा, उसकी मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मेरे को तो उसको मोटिवेट करना है कि वो मेरी कंपनी के लिए काम करता रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मॉडिफाई कर दूंगा थोड़ी टर्म्स कंडीशंस में। उस टाइम मैंने कहा था कि तुम मेरे को 50 रुपए दियो, 50 रुपया दियो, बट अब मैं कहता हूं कि तू 50 ना दे के मेरे को सिर्फ और कम पैसा दियो। कितना पैसा दियो मेरे को, मैं उसको कह देता हूं कि तू मेरे को सिर्फ 20 रुपीज दियो, 20 रुपीज दे दियो भाई। तो अगर मैं जिस दिन ये कह रहा हूं कि 20 रुपीज दियो, उस दिन की मैं मान लेता हूं कि फेयर वैल्यू मेरे शेयर की कितनी रहेगी होगी, उस दिन मेरे शेयर की फेयर वैल्यू कितनी रहेगी होगी। मैं मान लेता हूं कि उस दिन मेरे शेयर की फेयर वैल्यू रह गई होगी, अगर उसे 20 लेता हूं तो रिवाइज करके मान लेता हूं कि कितनी 30। एक काम करता हूं, इसको ऐसे नहीं मानता हूं, ठीक है। मेरा शेयर की वैल्यू होगी थी मान लो 40 होगी थी, ठीक है। उस दिन की मान लेता हूं कि मेरी शेयर की फेयर वैल्यू रह गई थी सिर्फ 0 ही रहेगी थी, मान लो 0 ही रहेगी थी उस दिन फेयर वैल्यू, ठीक है।
अब मेरे को और एक्सपेंस बुक करना पड़ा, कितना 20 उससे लूंगा मैं अब, ठीक है 20 उससे लूंगा, और मेरे को खर्चा खुद से कितना बियर करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे मैं एक फेयर वैल्यू उस दिन की नई निकालूंगा, ठीक है। नई एक तो फेयर वैल्यू ये आई थी मेरी उस ऑप्शन की, उस ऑप्शन की, ठीक है। एक फेयर वैल्यू मेरा रिवाइज करने के बाद की आएगी, उन दोनों का डिफरेंस आएगा जो, उसको और मेरे को खर्चा बुक करना होगा फिर। जैसे कि इसके बाद मैं मान लेता हूं कि मेरी इसकी रिवाइज करने के बाद फेयर वैल्यू आ गई है 30 रुपीज की। अब मेरे को उसको कहा ना, जैसे मैंने कि 20 रुपीज दे देना आप, चलो मेरे को बाद में, ठीक है 50 रुपए देने की जगह, तो मैं मान लेता हूँ कि 30 रुपीज आ गई मेरी फेयर वैल्यू। ये आपको निकालनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये आपको निकालनी, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी कि फेयर वैल्यू ओरिजिनल ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू उस दिन पे इतनी है फर्स्ट ईयर एंड पे, और रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे इतनी फेयर वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि इस माइनस ये, वो आपका क्या हो गया, मॉडिफिकेशन का अलग, कि आपको इतना और एक्सपेंस बुक करना है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल के इसलिए बता दिया थोड़ा सा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, ये वैसे निकलता है एएफएम के आपके कंसेप्ट के बेसिस पे। हम वो कंसेप्ट इतने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा। अब मैं क्या करना होगा, मेरे को 30 रुपीज का और एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक करना होगा, क्योंकि मेरा 30 रुपीज और एक्स्ट्रा जा रहा है जेब से। मेरे को पहले क्यों 50 रुपीज का किया था मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि 100 में से 50 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं अगर बाहर बेचता तो 100 के 100 मिलते, अब मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो मेरे को 50 रुपए मिलेंगे सिर्फ, तो मेरा 50 रुपए का खर्चा लग रहा था मेरी जेब से, तो 50 का खर्चा बुक किया था। अब मेरे को सिर्फ पता है कि 20 रुपीज ही मिलेंगे एम्प्लॉय से, तो मतलब 30 का खर्चा और बुक करना चाहिए मेरे को, तो 30 का खर्चा और बुक कर दिया उस दिन मैंने, तो 30 का खर्चा और बुक किया मैंने, ठीक है। अब ये ना आपको निकालनी, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी होगी, बिल्कुल दी होगी, ठीक है। अब ये 30 का खर्चा और बुक करना आपको, ठीक। अब जो आप ओरिजिनल निकालते आ रहे थे 50 रुपए का खर्चे वाला, ये फेयर वैल्यू इसके बेसिस पे, ये तो जैसे चल रहा था वो चलते रहने देना, कि फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में ऐसे मानना कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ टर्म्स कंडीशंस में, ये ओरिजिनल वाला। अब ये आया, इसको मानना कि आपने आज से एक न्यू और एक्सपेंस हुआ है आपका, एक और ऑप्शन का एक्सपेंस हुआ, उसको और रिकॉग्नाइज करते जाओगे, ठीक है। जैसे आपने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया था, ऐसे इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करोगे, अब दो तरीके से आपका रिकॉग्नाइज होता जाएगा। तो इसका एक काम करता हूं, अभी आपको क्लैरिटी नहीं आई होगी, मैं आपको इसका कंसेप्ट और फिर एक इलस्ट्रेशन वगैरह करवाता हूं, तो आपको जबरदस्त क्लैरिटी बनेगी इसकी, ठीक है। तो चलिए मैं बार करवा देता हूं आपको। अ चेंज इन दी टर्म्स और कंडीशंस ऑफ ए शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। ये मतलब चेंज हो जाती है टर्म्स और कंडीशन में, जो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट मैंने एम्प्लॉय के साथ किया था उसमें कुछ, वो होता है मॉडिफिकेशन। अब इसमें कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ओरिजिनल की और मॉडिफिकेशन की सेपरेटली होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये मानो कि दो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं आपकी, ओरिजिनल वाली अलग चलती रहेगी, मॉडिफिकेशन वाली अलग चलती रहेगी, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज टोटल फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था उसमें आपकी 50 से 80 हो गई थी फेयर वैल्यू, उसकी जो ग्रांट किया था इंस्ट्रूमेंट उसकी, ठीक है, हाँ हो गई थी। फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की अगर इंक्रीज हो जाती है मॉडिफिकेशन की वजह से, और इज अदरवाइज बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल हो गई थी, पहले वो 0 हो गई थी तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल नहीं रही थी, फिर मैंने और अपना रिवाइज की थी टर्म्स, तो एम्प्लॉय के लिए फिर बेनिफिशियल हो गई थी वो, ठीक है। तो अब इस केस में रिकॉग्नाइज करेंगे हम, ऐसे केस होंगे तो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करेंगे इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ग्रांटेड इन एडिशन टू द ओरिजिनल ग्रांट फेयर डेट फेयर वैल्यू। उसके अलावा अलग से हम रिकॉग्नाइज करते जाएंगे इंक्रीमेंटल, जो हमारा 30 रुपीज का और एक्स्ट्रा बना था उसका। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट एट मॉडिफिकेशन डेट, जिस दिन मॉडिफाई किया मॉडिफिकेशन डेट को कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, और माइनस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एट मॉडिफिकेशन डेट, उसकी मॉडिफिकेशन डेट की फेयर वैल्यू दी होगी ओरिजिनल टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमने निकाला था उसमें 0 आ गई थी उसकी फेयर वैल्यू, मॉडिफिकेशन डेट की लेनी है, यहाँ पे ग्रांट डेट की माइनस मत कर देना, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू माइनस मत कर देना, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर ही लो, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफिकेशन डेट की ही लेनी है ओरिजिनल की भी, और मॉडिफाइड की भी, और मॉडिफिकेशन डेट की लेनी है, समझे। अब इसमें आगे क्या है, वैल्यूड ऑन ओरिजिनल टर्म्स, ठीक है। दिस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। ये जितने वेस्टिंग पीरियड आपका अभी बचा हुआ होगा उसके अंदर रिकॉग्नाइज कर दोगे, मान के कि एक अलग से आपको अलग स्कीम दी है उसको, ठीक है।
और इमीडिएटली इफ वेस्टिंग ऑलरेडी वेस्टेड, अगर मान लो कंप्लीटली वेस्ट ही हो चुका है तो आप इमीडिएटली वो कर दोगे, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड तो कुछ बचा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट अगर सेम है तो उसी दिन पे सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो इसमें यही कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है या फिर मॉडिफिकेशन इज इमीडिएटली बेनिफिशियल विदाउट फर्दर सर्विस, मतलब आगे कोई भी सर्विस वगैरह नहीं है, इमीडिएटली बेनिफिशियल हो जाएगी उसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए, तो हम ऑन द स्पॉट ही सारे को रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, अब एक तो ये केस हो गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि मॉडिफिकेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, टोटल वैल्यू मॉडिफिकेशन करने की वजह से मेरी, ये वैसे केस होता नहीं है, मैं बता देता हूं, और नॉट बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय। अगर मैं कहूंगा एम्प्लॉय को कि पहले तेरे को 50 रुपए देने थे, ठीक है, अब तू मेरे को 60 रुपए दियो, ठीक है, एम्प्लॉय कहेगा भाई, वो तो सही बताऊं, अगर ऑप्शन ग्रांट ना किए होते ना, तब क्या पता कोई एम्प्लॉय 2 साल तक काम कर लेता। अब जिसके अंदर भी होगी ना, उसको खुंदस आ जाएगी कि साले अपनी जुबान के पक्के नहीं है, ये तो छोड़ के भाग जाएंगे। रियली बता रहा हूं, ये होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी कंपनी ये रिस्क लेती नहीं है। ये बस आईसीआई अपने एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए टॉपिक निकाला हुआ, ये असलियत रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है इस चीज का, इस केस का। तो कंटिन्यू टू काउंट फॉर द ओरिजिनल ग्रांट एज इफ द मॉडिफिकेशन हैज नॉट अकर। तो आपको भी क्या करना है, आईसीआई की भावनाओं में नहीं बहना है, आपको भी कोई उसमें चेंज नहीं करना। अकाउंटिंग में जैसा ओरिजिनल वाला था वैसे करते रहना है, कोई मॉडिफिकेशन इसमें मैं मान लेना कि कोई पागल आया, पागल अपना ज्ञान देके चला गया, हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम हाथी हैं, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले अपनी चाल। ठीक है, वैसे करना है। ये मॉडिफिकेशन चेंजेस द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड। अगर इक्विटी के नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड में कुछ चेंज आ जाता है तो उसका क्या करना है, ट्रीट द चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल ग्रांट बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल है तो उसमें मॉडिफिकेशन का अलग से चलाते रहोगे, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो उसको हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसको जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऐसे स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे पहुंची जल्दी से। ठीक है, मैराथन आईएनसी इशू करता है 150 शेयर ऑप्शंस को टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, 150 शेयर ऑप्शन इशू करता है हर एम्प्लॉय को। कितने एम्प्लॉइज हैं, 1000 एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू दी सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन दे रखी है इन्होंने कितनी, 3 ईयर्स की। अब फेयर वैल्यू दी है इन्होंने ऑफ ऑप्शन गिवन वाज कैलकुलेटेड एट, फेयर वैल्यू दी है इन्होंने 129 की। बिलो आर दी डिटेल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। अगर मान लो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज प्राइस नहीं दिया होता, तो आप क्या मानते हो, उसको ये मानना हमेशा कि 0 एक्सरसाइज प्राइस है। ठीक है, 0 एक्सरसाइज प्राइस मान लेना। ठीक है, बिलो आर दी डिटेल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। कुछ ये इन्होंने डिटेल्स एक्टिविटीज दे रखी है, इससे जो प्लान किए हैं। ठीक है, ईयर 1 में क्या होता है, 35 एम्प्लॉइज लेफ्ट हो जाते हैं, और फर्दर इनको एक्सपेक्टेशन है कि 60 और लेफ्ट हो जाएंगे। ये क्या हो गए, एक्चुअल एम्प्लॉइज लेफ्ट, और ये एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हमारे को दे दिया इन्होंने। शेयर ऑप्शन रिप्राइज, शेयर ऑप्शन रिप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉलन, मार्केट वैल्यू शेयर्स की गिर चुकी है, तो आपने जो ये फेयर वैल्यू निकाली होगी ना उस दिन, आप तो सारा एक्सपेंस इस फेयर वैल्यू के ऊपर ही करते रहते हो, 129 के ऊपर। ठीक है, 129 के ऊपर ही आप उसको रिकॉग्नाइज करते जाओगे एक्सपेंस को सारे को। ठीक है, क्यों, क्योंकि नहीं तो आप इसको मार्केट में सेल करते तो आपको 129 रुपीज एक्स्ट्रा फायदा होता, अब हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, आप उसको रिकॉग्नाइज करते जाओगे, क्योंकि आपने एम्प्लॉइज के लिए अलग से रख दिया तो उसको बेच नहीं पाए मार्केट में। अब यहाँ पे क्या हुआ, शेयर ऑप्शन रिप्राइज हो गई है, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी गिर चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, फेयर वैल्यू फेल टू 50। अब उसकी 129 की जगह 50 हो गई है। अब 50 में एम्प्लॉइज को मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वो कहते हैं कि 50 का फायदे के लिए रुकेंगे क्या हम। अगर मैं कहीं और जॉब शिफ्ट कर लेता हूं तो मेरे को 100 रुपीज का वैसे बेनिफिट हो जाएगा, तो क्या मैं 50 रुपए के लिए रुकूंगा यहाँ पे। अगर जैसे आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको कोई कहेगा कि आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, बट आपको पता है कि जैसे शिफ्ट करोगे आपको 30% इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो क्या आप वहां रुकने चाहोगे, नहीं। ऐसे ही यहां पे सीन है कि 50 रुपीज का बेनिफिट हो रहा आपको, सिर्फ फेयर वैल्यू इतनी आई है, तो मतलब कि आपको सिर्फ बेनिफिट इतना हो रहा है उस ऑप्शन की। ठीक है,
आप इतने बेनिफिट के लिए रुकोगे, फिर मोटिवेशन इनकी खत्म हो गया मान लो, तो इनको क्या करना पड़ता है, कंपनी को एम्प्लॉइज को रोकने के लिए फिर रिवाइज करना पड़ता है। आफ्टर द रिप्राइजिंग दे आर नाउ वर्थ ₹80। वाह, कंपनी ने रिवाइज किया, कैसे किया होगा, एक्सरसाइज वगैरह कम कर दी, एक्सरसाइज प्राइस वगैरह कुछ कम किया होगा, या फिर कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशंस चेंज की होंगी जिसकी वजह से उसकी वर्थ होगी ₹80 की। अब इन्होंने पहले भी एक्सरसाइज प्राइस तो दिया नहीं हुआ था, तो हम जीरो ही मान रहे हैं, तो मतलब कि इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस चेंज की हैं जिसकी वजह से इसको फायदा, अब मतलब कि उसकी वर्थ होगी ₹80 की। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 50 किसकी थी, ये 50, फेयर वैल्यू फेल टू 50, ये किसकी थी, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शंस ऑन मॉडिफिकेशन डेट। मॉडिफिकेशन डेट की है ये, जिस दिन मॉडिफाई हुआ, कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है ऑप्शन की, ओरिजिनल ऑप्शन की। अब इन्होंने रिप्राइज कर दिया है, तो ये क्या आ गई, मॉडिफाइड ऑप्शन की। आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइड ऑप्शन। ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइड ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि रिवाइज करने के बाद टर्म्स कंडीशंस वगैरह वो, तो हमारा कितना एक्सपेंस एक्स्ट्रा लगेगा। अब पहले ₹50 का रह गया था, तो अब 80 का कर दिया, तो मतलब कि ₹30 का और एक्स्ट्रा लग रहा है मेरा एक्सपेंस। तो क्या करूंगा मैं, 50 की कहीं अकाउंटिंग कर रहा था नहीं, मैं 129 की एक करता आ रहा था, और अब ₹30 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग रहा है मेरा, तो ₹30 की और करता हूंगा मैं। ठीक है, हेंस एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ₹30। तो इन्होंने दे भी दिया, कैसे निकाला, 80 रिवाइड वाला माइनस ये 50, तो ₹30 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनको बुक करना होगा, उसके अलग से करते आएंगे। अब ये कब हुआ था, शेयर ऑप्शन से रिप्राइज। ठीक है, अब 30 एम्प्लॉइज लेफ्ट हुआ सेकंड ईयर में, और इतने एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे इतने एम्प्लॉइज लेफ्ट हो गए। हाउ द मॉडिफिकेशन रिप्राइजिंग विल बी अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसका ये काम करता हूँ, बहुत ईजी सा है, इसको यहीं पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मॉडिफिकेशन वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही का आंसर ही दिखा देता हूँ। जैसे ईयर 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाले, माइनस किया इन्होंने एम्प्लॉय एक्चुअल में लेफ्ट, और माइनस किया एक्सपेक्टेड वाले लेफ्ट। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड तीनों सालों में किया, ये वाले सारे के सारे एक्चुअल वाले हो गए। एक्चुअल कैसे, 39 प्लस 30 प्लस कितने हो गए, 69, 69 प्लस 35 कितने हो गए, 104। ठीक है, ये 104 वो हो गया। अब यहाँ पे 35 कौन से थे, एक्चुअल में, और 60 एक्सपेक्टेड थे। ठीक है, 35 और 60, और यहाँ पे कितने थे, 30 ये हो गए थे एक्चुअल लेफ्ट, और फर्स्ट ईयर में एक्चुअल कितने हुए थे, 35। ठीक है, पुराने 2 सालों के एक्चुअल वाले लेंगे, और नए वाले का एक एक्सपेक्टेड वाला। ठीक है, तो कितने हो गए, 65 और 36। ठीक है, ये आ गया आपका, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए आपके कितने कितने हुए, नेट एम्प्लॉइज। ठीक है, कितने कितने फर्स्ट ईयर में आपको लग रहा है कि इतने एम्प्लॉइज वेस्ट करेंगे, इतने एम्प्लॉइज सेकंड ईयर में वेस्ट करेंगे, इतने थर्ड ईयर के अंदर एक्चुअल में वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पर एम्प्लॉय को कितने कितने दिए थे आपने, यहाँ पे देखो 150 ऑप्शंस दिए थे पर एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या करते थे, इससे क्या आ गया मेरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता था, तो अब इसका जैसे मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता था, तो कैसे लिखता था मैं, अगर फर्स्ट ईयर का लिखने जाऊं, फर्स्ट ईयर का, तो लिखता था मैं 905 मल्टीप्लाई एवरी एम्प्लॉय कितने ऑप्शन दूंगा, 150, और कितने रुपीज का एक ऑप्शन है, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की कितनी थी, 129 रुपीज की, 129। अब ये कितने फर्स्ट ईयर पे निकाल रहा हूँ, टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, मतलब कि फर्स्ट ईयर एक साल पास हो चुका है, ये वन ये वो था, एक साल पास हो चुका है, और ये टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है, 3 ईयर्स का। ठीक है, वो यहाँ पे निकाल दिया, तो ये फॉर्मूला लगा के इसकी जो कैलकुलेशन आई वो ये वाली होगी, इधर से माइनस करूंगा 0, क्योंकि मेरा पहले कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो ये एक्सपेंस इतना आ जाएगा। अब सेकंड ईयर का कैसे निकालूंगा मैं, सेकंड ईयर का अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, इसमें जाऊंगा मैं, सबसे पहले मेरे एम्प्लॉइज कितने आए, 899 मल्टीप्लाई कितने, 150 ऑप्शंस दे रखा है, कितना उसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की 129। ठीक है, अब कितने ईयर्स पास हो चुके हैं, 2, और वेस्टिंग पीरियड कितना, 3 ईयर्स का। माइनस करूंगा कितना, इसमें से माइनस कर दूंगा ये वाला 58, 37, 250, 58, 37, 250। ठीक है, तो जो सोल्व करके आऊंगा मेरा ये आ जाएगा फिर। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, 899 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 129, अरे भाई 129 मल्टीप्लाई 2 बाय में 3। ठीक है, माइनस कर दूंगा 58, 37, 250, ये आ गया मेरा 57,
59,850, ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड ईयर का निकाल लूंगा। ओके, अब इसके बाद यहां तक तो आपका पुराने वाला ही चलता है, ठीक है, यहां तक तो आपका पुराने वाला ही चलता है। अब नया क्या है सर इसमें मॉडिफिकेशन का? अब मॉडिफिकेशन आपका कब हुआ था? फर्स्ट ईयर में तो नील रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में तो रिप्राइज किया है। मतलब कि इसके लिए अगर मैं मॉडिफिकेशन लिख के लिए कहूं तो 31, ये फर्स्ट ईयर का एंड, इसमें डेट नहीं दे रखी ना, नहीं डेट नहीं दे रखी है, तो मतलब कि ये क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड पे हुआ था जो भी रिवाइज हुआ था, शेयर ऑप्शन रिप्राइज, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे। या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, बिल्कुल 31 या 1 कुछ फर्क है उसमें? नहीं, 31 दिसंबर कह लो, या फिर मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर मान लेते हैं कि 31 मार्च होगा, ठीक है, 31 मार्च कह लो या 1 अप्रैल कह लो, बात एक ही है। या फिर 31 दिसंबर या 1 जनवरी, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, एक रात में फर्क नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको कहूंगी 1 अप्रैल 2002, सेकेंड ईयर मान लेता हूं, ठीक है, सेकेंड ईयर। इस डेट को नया ऑप्शन इशू कर दिया होगा, मान लो अगर इस डेट को इशू किया होगा सेकंड ऑप्शन, तो मतलब ये सेकंड ईयर के एंड में इसकी एंट्री जाएगी मेरी एक्सपेंस रिकॉग्निशन की, ठीक है। तो कितना रुपीज का मेरा फेयर वैल्यू, ग्रांड डेट क्या मानूंगा मैं फिर इसके लिए? ये वाली होगी मेरी ग्रांड डेट। कितना रुपीज का फेयर वैल्यू था उस दिन का एक्स्ट्रा वाला? 30 रुपीज का। तो 30 रुपीज फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर से उसका कैलकुलेशन करता जाऊंगा। 30 रुपीज एक्स्ट्रा मान ली ना उसकी फेयर वैल्यू, क्योंकि 30 रुपीज का और एक्सपेंस बुक करना था। ये मान लूंगा कि जो उस दिन मैंने ग्रांट किया, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू आ गई मेरी 30 रुपीज, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आगे जितने वेस्टिंग पीरियड है मेरे उसके अंदर कर दूंगा रिकॉग्नाइज। अभी कितना वेस्टिंग पीरियड रह गया इसको? 31 मार्च 2003 को फर्स्ट एंट्री जाएगी, मतलब कि सेकंड ईयर के एंड में जाएगी। अब यहाँ पे ईयर एंड की बात हो रही है, ईयर एंड पे एंट्री जाएगी, तो एम्प्लॉइज कितने आए? 899 मल्टीप्लाई कितने ऑप्शंस दे रहा हूँ हर एम्प्लॉय को? 150। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट, ये रिवाइड ऑप्शन की, रिवाइड ऑप्शन का एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने अमाउंट से बुक होना चाहिए था मेरा? फेयर वैल्यू उसकी मैं मान लेता हूं कि हाँ, ये आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है, कि आपको कोई पहले वाले कंसेप्ट से रिलेट कर रहा हूं मैं, ताकि आपको वहां पे एग्जाम में गलती ना हो। इसको मान लो कि आप ये नई फेयर वैल्यू आई है ग्रांट डेट की, नई ग्रांट डेट आई है आपकी और नई फेयर वैल्यू आई है मॉडिफाई का, ठीक है, इसलिए आपको अलग अलग नहीं करना है। तो 30 रुपीज की वो आ गई। और कितने वेस्टिंग पीरियड है? हमारा सेकेंड ईयर पास हो चुका है, फर्स्ट ईयर भी हो चुका पास तो वैसे, बट ये रिवीजन से तो हमारा, रिवीजन तो हमारा सेकंड ईयर के बिगिनिंग में हुआ था, मतलब कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल ये मेरे वेस्टिंग पीरियड, तो सिर्फ 2 ईयर मल्टीप्लाई, अभी कितना साल पास हो चुका है रिवाइज का? 1। इसमें 2/2 माइनस कर दूंगा, कौन से वाला? इसमें से सिर्फ ये वाला माइनस करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जो रिवाइज हुआ ना उसको ये मान लो कि एक आपने नई स्कीम ऑफर की है एम्प्लॉइज को, समझे? तो उसके अकॉर्डिंग आपने सारी कैलकुलेशन कर दी। अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आप ये मानो कि आपने ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ नहीं है, ये मान लो कि आपका रिवाइज स्कीम के लिए ये वाला हो गया मेरा ईयर 1, ठीक है, रिवाइज स्कीम के लिए मान लो ये हो गया आपका ईयर 1। अरे कौन सा पेन ले दिया, हाँ, इसको मान लो कि ईयर 1 हो गया आपका रिवाइज के लिए, मॉडिफाई स्कीम के लिए, ठीक है, और ये हो गया ईयर 2। अभी फर्स्ट ईयर रिवाइज स्कीम का फर्स्ट ईयर के एंड में आप एंट्री करोगे, उस दिन कैसे करोगे कैलकुलेशन? अभी आपका वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए? आपका इशू करना है इसके बाद, तो मतलब कि ईयर 1 और ईयर 2 टोटल वेस्टिंग पीरियड हो गया 2 ईयर्स का सिर्फ, तो वही आपने यहाँ पे 2 माइनस बाय 2 किया। और इतने फर्स्ट ईयर के एंड में अगर एंट्री कर रहे हो तो कितने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे? यहाँ पे कितना आता था मेरा नंबर ऑफ ईयर्स पास्ड, ठीक है, कितने पास हो चुके हैं? 1 साल पास हुआ है इसका रिवाइज वाले का, ठीक है, 1 साल फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसका यह कर दिया। और उसके बाद ये कितने फेयर वैल्यू के एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है? 30 रुपीज का, ठीक है। ये कौन सी डेट के लेते हैं? ग्रांड डेट। नई ऑप्शन के लिए, न्यू स्कीम के लिए कौन सी ग्रांड डेट आई आपकी? ये फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, ये वाला है, ठीक है, समझे? ऐसे मान लो चाहे वैसे मान लो, आपको समझ आ गया, ठीक है। नहीं आया तो एक बार इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना, बिल्कुल ईजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं। और जो ये माइनस करोगे, ये रिवाइज वाले को आपने अलग स्कीम ही मान रहे हो, तो ये मानोगे रिवाइज की फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी इतना एक्सपेंस बुक कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में ये जो ऑलरेडी बुक हो चुका है इसको माइनस कर देंगे, समझे? ओके, तो आइए मैं आगे आपको और कंसेप्ट करवाता हूं, ठीक है जी। अभी मेरे को करवाना है आपको कैंसिलेशन और सेटलमेंट्स वगैरह, ठीक है। अगर कैंसिलेशन वगैरह हो जाता तो कैसे होगा आपका, ये भी वो छोटा सा है। तो सबसे पहले, अच्छा, ये मैंने आपको कंसेप्ट तो सारा रीड करवा दिया था, कैंसिलेशन और सेटलमेंट। कैंसिलेशन मतलब कि कई बार ये होता है कि मैंने आपको ऑफर किया था पहले कि हाँ इतने इतने शेयर्स वगैरह ऑप्शंस वगैरह इशू कर दूंगा, बट
मेरी हालत इतनी टाइट हो गई थी बीच में, तो मैंने सोचा कि यार अभी कैंसिल मार देता हूँ इसको, इतना खर्चा नहीं भुगत पाऊंगा मैं, नहीं बियर कर पाऊंगा। तो अब मैं कैंसिल कर दिया। मैंने कहा था मतलब कि जैसे मैंने आपको वादा किया पहले कि मैं आपको सारे लेक्चर्स फ्री दूंगा, ठीक है। अब बीच में चलो ये ऑप्शन, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय वाला ही लेते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन बोल दिया कि आपको 2 साल के बाद इतना इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इतना इतना पैसा मिल जाएगा, मतलब कि आपको इंक्रीमेंट दे देंगे 30% का 2 ईयर्स के बाद। अब बीच में आपका 1 साल के लिए बड़ी तकड़े से मेहनत की आपने, ठीक है। अब उस दिन आके कंपनी सोचती है कि यार 30% दे दूंगा तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो इसको कह देता हूँ कि नहीं यार 30% नहीं दे पाऊंगा। उसने आपको आगे कहा कि आपको सिर्फ 10% ही इंक्रीमेंट मिलेगा 2 ईयर्स के बाद। अब आपको गुस्सा आएगी नहीं आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप तो 30% के अकॉर्डिंग इतनी शिद्दत से काम करके आए होंगे कि आपने दिन रात एक कर दिया कि हाँ 30% मिलेगा मेरे को इंक्रीमेंट, और बाकी एम्प्लॉय से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था, तो आपको गुस्सा आएगा एक। तो उसके लिए कंपनी क्या करना चाहेगी गुस्सा शांत करने के लिए? वो कहेगी कि अरे एक काम करो, आपका ना अभी तक का जितनी शिद्दत से चलो आपने काम किया है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी आपको कुछ पैसा दे देता हूँ, कंपनसेट कर देता हूँ, तो आप एग्री हो जाओ। कंपनी एम्प्लॉयज भी लूज नहीं करना चाहती, बट उसकी हालत टाइट हो गई है, उसको लगता है कि एम्प्लॉयज को इसके जैसे 2 एम्प्लॉय और लेके आ जाऊंगी उतने पैसे में तुम्हें। तो कंपनी इतनी कॉस्ट नहीं बियर कर सकती थी, तो उसने कैंसिल कर दिया कि हाँ नहीं 30% नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बट कंपनसेट उसको जिस दिन कैंसिल करेगी करना पड़ता है कई बार। और कई बार एम्प्लॉय होते हैं कि एम्प्लॉय होते हैं, मतलब कि ज्यादा वो नहीं होते समझदार से, ठीक है, वो सोचते हैं चल कैंसिल कर दिया तो कर दिया, हमारी जेब से कौन सा गया कुछ। तो ऐसे एम्प्लॉयज को कंपनी भी कंपनसेट नहीं करती है। मतलब कंपनसेशन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं होगा क्या अगर कैंसिलेशन वगैरह हो जाता है। मैंने पहले आपको वादा किया था कि आपको शेयर्स दूंगा, अब सेकंड फर्स्ट ईयर के एंड में आगे कहता हूँ नहीं आपको शेयर्स नहीं दूंगा, तो आप मेरे से रूखे रूखे रहने लगोगे, नजरें चुराने लगोगे, ठीक है, ऐसे ही। अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सीलरेशन ऑफ वेस्टिंग, अकाउंटिंग फॉर, इसको एक्सीलरेशन कर देंगे वेस्टिंग को। सबसे पहले जिस दिन कैंसिल किया, मान लो मैंने 3 ईयर्स का कहा था कि 3 ईयर्स के अंदर इशू कर दूंगा आपको। अब फर्स्ट ईयर के एंड में आके मैं कहता हूँ कि नहीं यार आप कैंसिल करो, तो अब क्या करूंगा मैं? जो एक्सपेंस में बुक करते आ रहा था मल्टीप्लाई 1/3 किया था, मतलब कि पहले साल में कितना बुक किया, अभी मैं 3 ईयर्स तक बुक करता उसको। वेस्टिंग पीरियड मेरा 3 ईयर्स था, तो 3 ईयर्स में जाके बुक करता उसको, तो उसको एक्सिलरेट कर दूंगा मैं। एक्सिलरेट करने से क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। पहले मैं 3 साल में बुक कर रहा था, अब जिस दिन मैं कैंसिल करता हूं उसी ईयर के अंदर जितना भी आगे तक का 3 सालों में बुक करता, सारा का सारा उसी दिन बुक कर दूंगा एक्सपेंस को। समझे जी? सारा का सारा उस ही दिन हो जाएगा बुक। और recognize immediately the amount that would otherwise have been recognized for services received over the remainder of the period. Recognize immediately the amount that would otherwise have been recognized for services received over the remainder of vesting period. मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड के बाद आपके 2 साल बचे हुए थे, वही जो मैं आपको वही बता के आ चुका हूं, वही लिखा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कैंसिल कर दिया तो 2 साल के और पीरियड बचे थे आपके वेस्टिंग पीरियड, तो उसमें जितना एक्सपेंस और बुक करते, ठीक है, would have been recognized for services received over the remainder को, वो सारा का सारा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दोगे आप। पेमेंट मेड ऑन कैंसिलेशन, अगर पेमेंट आपको कुछ देनी पड़ जाती है कैंसिलेशन वगैरह पे, तो पेमेंट अगर मेरी जो फेयर वैल्यू है किसकी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, कौन सी डेट पे? मेजर डेट रीपरचेज डेट, मतलब कि कैंसिलेशन डेट पे। ये कैंसिलेशन डेट मानो आप इसको, कैंसिलेशन डेट पे अगर उसकी फेयर वैल्यू जितनी थी उससे ज्यादा, उससे कम की पेमेंट करते हैं तो ये एंट्री होगी। और पेमेंट अगर ज्यादा कर देते हैं उसकी फेयर वैल्यू से, किस दिन की? कैंसिलेशन डेट की जो फेयर वैल्यू होगी उसकी, शेयर के ऑप्शंस की जो ग्रांट कर रहे हैं, तो आपकी ये एंट्री होगी। इनमें क्या डिफरेंस है? शेयर बेस पेमेंट को उसको कैश में पेमेंट किया, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व को मैंने डेबिट कर दिया और पेमेंट कर दी उसको कैश में। अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि उससे
कम पेमेंट की है जितनी उसकी फेयर वैल्यू थी, तो हमारा क्या जाएगा, बाकी पोर्शन कुछ बचेगा तो वो सारा जाएगा मेरे रिटेन्ड अर्निंग में। इसमें कुछ बचेगा नहीं, इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस और बुक करना होगा, तो इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस और बुक करना होगा मेरे को, क्योंकि ज्यादा पेमेंट कर रहा हूं इसको, समझे। मान लो कि उस दिन मेरी फेयर वैल्यू थी जिसकी वो 100 रुपीज थी, और मेरे को पेमेंट करनी थी सिर्फ 90, तो 10 रुपीज कहाँ जाएगा मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स में। उसकी फेयर वैल्यू थी मेरी उस दिन मान लो 100 रुपीज, पे कर दिया मैंने उसको 110, तो 10 रुपये मेरे P&L में जाएगा, ठीक है, समझे। ओके, तो इसका अभी क्या करता हूं मैं आपके लिए, एक काम करता हूं, ये थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। इफ न्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ग्रांटेड, अगर न्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को ग्रांट किया जाता है एंड आइडेंटिफाइड एज रिप्लेसमेंट फॉर कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, अगर मान लो मैं कहता हूं कि अरे यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रह रहा, तो मैं आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट करता हूं, ये वाले पुराने वाले कैंसिल कर देता हूं, ओरिजिनल वाले न्यू ग्रांट कर देता हूं, तो इसको क्या करोगे, ट्रेड रिप्लेसमेंट एज मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल। तो इसको जैसे मॉडिफिकेशन का किया था हमने, मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ग्रांट, मैंने आपको वहीं पे बोल दिया था कि आप उसको ये मानो कि नई स्कीम आपको इशू की है, तो इधर भी यही लिखा है कि इसको आप मॉडिफिकेशन के तरीके से ट्रीट करोगे, मतलब कि ओरिजिनल वाले को करते जाओगे बुक, और रिवाइज वाला कैसे, रिवाइज वाला अगर आपका कुछ वो फेवरेबल वगैरह होगा एम्प्लॉइज का, उस केस में सेम मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंटल कितना, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांडेड माइनस नेट फेयर वैल्यू ऑफ कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांडेड ऑफ रिप्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। ये वाला मतलब सेम ओरिजिनल वाले के तरीके, उसके मॉडिफिकेशन वाले के तरीके से करोगे, ठीक है। अब इसका एक काम करता हूं मैं आपको जल्दी से एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं। कौन सा इलस्ट्रेशन, नंबर 11 ऐसे स्टडी मॉड्यूल पे चलिए जल्दी से, चलो 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 चलो, छोटा सा है ये, छोटा सा है ये। अनारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इशू करती है 2000 शेयर ऑप्शंस को टू इट्स 10 डायरेक्टर्स फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100। The directors are required to stay with the company for next 3 years। अनारा फर्टिलाइजर्स ने इशू किए हैं कितने 2000 शेयर ऑप्शंस को, कितने 10 डायरेक्टर्स को फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100, ठीक है। 2000 शेयर ऑप्शंस इशू किए उसने 10 डायरेक्टर्स को, ठीक है। क्या ईच है ये, हाँ ईच, फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100। एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अगर नहीं दिया तो जीरो मानते, दिए तो इन्होंने 100, मतलब कि 100 रुपए लेंगे और उसको शेयर इशू कर देंगे। डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ये कौन सी आ गई मेरी सर्विस कंडीशन, फेयर वैल्यू ऑप्शन एस्टिमेटेड, अब उसकी फेयर वैल्यू निकाली ऑप्शन की, कितनी आई 130, मतलब कि एम्प्लॉय को बेनिफिट अगर देखूं तो 130 का हो रहा है, और ये क्या होगा मेरा मेरा फिर क्या होगा, मेरा एक्सपेंस हो गया। अब मेरे को एक्सपेंस इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, कितने को 130 पर ऑप्शन को, ठीक है। तो कितने कितने दे रहा हूं 2000 इसको 10 डायरेक्टर्स, 2000 इंटू 10, इतने इतना एक्सपेंस बनता है अगर एक भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता मेरा। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू वेस्ट द ऑप्शन, कितने वेस्ट करने के लगते हैं मेरे को, करेंगे 8, तो क्या करूंगा मैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 2000 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इतने डायरेक्टर्स, कितनी फेयर वैल्यू है उसकी ऑप्शन की 130, कितने ईयर्स है 3 ईयर्स, मल्टीप्लाई 1/3 माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए मेरा, अगर कुछ और डिटेल नहीं दे रखी है तो देखते हैं एक बार क्या दे रखी है इनने। ड्यूरिंग द ईयर 2 देयर वाज ए क्राइसिस इन द कंपनी एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द स्कीम इमीडिएटली। इट वाज सेकंड ईयर में उन्होंने क्राइसिस आ गई कंपनी के अंदर, तो वो चाहते हैं कि कैंसिल कर दें स्कीम को इमीडिएटली। इट वाज एस्टिमेटेड फर्दर एज बिलो, तो इन्होंने कुछ एस्टिमेशन वगैरह लगाए हैं, कैसे, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन, फेयर वैल्यू एस्टिमेशन की डेट पे कितनी है उसकी, जिस दिन कैंसिलेशन हो रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है ऑप्शन की 90 रुपीज, और मार्केट प्राइस कितना है शेयर का कैंसिलेशन डेट पे 99, ठीक है। देयर वाज ए कंपनसेशन, अरे भाई साहब ये क्या आ गया, देयर वाज ए कंपनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स वर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट। तो उस दिन कैंसिल कर दिया इन्होंने, ठीक है, कैंसिल कर दिया है। तो अब मेरे को ये बताओ इसकी कहीं रिक्वायरमेंट आएगी, नहीं। हमने फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन कैंसिलेशन डेट, ये चाहिए था, और एक मेरे को कितनी पेमेंट करनी है वो चाहिए थी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ये वैसे ही इन्होंने दे रखा है फालतू में, ठीक है। अब देयर वाज ए कंपनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स वर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट। अब जिस दिन कंपनसेशन पे करना है
विच वॉज पेड टू डायरेक्टर्स, ओनली 9 डायरेक्टर्स थे उस दिन कंपनी में। तो हमने पहले 8 माने थे कि वेस्ट करने चाहेंगे, बट उस दिन कंपनी में तो 8-9 डायरेक्टर है मेरे, तो 9 के 9 को मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था ना कि एक और छोड़ के चला जाएगा। चाहे तो आप स्कीम को कंप्लीट कर लो, एक्सपेक्टेशन तो मेरा वैसे चेंज हो भी जाता है। एक्चुअल अगर मेरा जैसे एक्चुअल जितना पीरियड पास हो जाएगा उसके एक्चुअल लेता हूं, ठीक है, और जितना आगे वाला है उसमें एक्सपेक्टेड है। अब मैं कहता हूं कि इसको कैंसिल ही कर रहा हूं, कैंसिल ही कर रहा हूं। जितने अभी है मेरे पास एम्प्लॉई, जितने डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को देना पड़ेगा मेरे को तो कंपनसेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हकदार नहीं था, वो तो छोड़ के जाता तो, बट अभी तो है मेरे साथ कंपनी में, जो वो थोड़े टाइम के बाद ही छोड़ के जाने वाला हूं। अगर उसको नहीं दूंगा तो वो हल्ला कर देगा, कहेगा तू कैसे कह सकता कि मैं छोड़ के जाने वाला था। वो तो आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि मेरा 10% का टर्नओवर रेट है कि चले जाते हैं, बट उसमें मेरी जगह दूसरा जाएगा ना, वो जाएगा, मैं थोड़े जाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे आप किसी को नहीं कह सकते कि तू छोड़ के जाने वाला था, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसके अंदर 9 को ही आपको कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच स्कीम इट वाज एग्री टू पे एन मंडू 95 रुपीज पर ऑप्शन को देना होगा 9 डायरेक्टर्स को, ठीक है, 9 डायरेक्टर्स को 95 पर ऑप्शन देना होगा, ठीक है। अब कितना कितना देना होगा, जैसे तू कितने एम्प्लॉइज होंगे मेरे, 2000 हर को देना था मेरे को ऑप्शन, और यहाँ पे 9 एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, कितना रुपये एक को देना पड़ेगा, 95, ठीक है। इतना खर्चा मेरे को करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, समझे, मतलब कि पेमेंट इतनी ही होगी उस मेरे को डायरेक्टर को। अब मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ऐसे ही करवा देता हूँ, इनका कुछ ज्यादा देर नहीं रखा, बहुत सिंपल सा दे रखा। एक्सपेक्टेड डायरेक्टर्स टू वेस्ट, फर्स्ट ईयर के एंड में तो मैंने 8, फर्स्ट ईयर का तो मैंने आपको करवा ही दिया था, कैसे निकाला था हमने, आ गया ये, इसकी कैलकुलेशन करो एक बार, 2000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 130 बाय में 3, कितना आ गया, 69, 4 टाइम्स 3, ठीक है। और ये देखो 69 4 टाइम्स 3 आ गया, ठीक है, यही हमारा आया, ठीक है, यही हमारा आया, ठीक है। एक्सपेंस फॉर दी, इस ईयर का कितना एक्सपेंस हो गया, ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया वहां पे फॉर्मूले से, ठीक है। ऐसे करने की जगह आप फॉर्मूला ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस उसी बेसिस पे हुई है, ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कितनी कितनी 9 डायरेक्टर्स को की है 2000 पर, बट नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेट किया था हमने एक्सपेंस को, यहाँ पे पेमेंट का नहीं कर रहे हम, कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, सबसे पहले एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने हैं, सारा का सारा रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सेलरेट करना है हमें, कितने 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। कितने उस दिन एक्चुअल वाले ही लेंगे सारे, क्योंकि आगे तो मेरी स्कीम बंद हो गई है, वेस्टिंग पीरियड के एक्सपेक्टेड वाले लेते थे, बस वेस्टिंग पीरियड आगे कुछ है ही नहीं, अब कैंसिल कर दिया। तो हमारे 9 डायरेक्टर्स हैं आज की डेट में, और फेयर वैल्यू कितनी थी ग्रांटेड पे ऑप्शन की 130, कितने देने थे पर को 2000, तो इतना एक्सपेंस आ गया। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, हाँ, जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको माइनस कर दोगे, तो इतना रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर ये आगे भी होता कंटिन्यू तो हम 3 इयर्स का करते, क्योंकि 3 इयर्स की स्कीम थी, आई थिंक 3 इयर्स था ना, हाँ ये 3 इयर्स की स्कीम थी, तो 3 इयर्स में करते, बट यहाँ पे हम 3 नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा फिर, 9 मल्टीप्लाई 130, 2 मिनट अपने तरीके से करता हूँ ना मैं फिर, 9 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 130, ठीक है। अब वेस्टिंग पीरियड कितना, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो सारा का सारा ही करूंगा, तो ये वाला चाहे तो इसको ये 2/2 कर लो, या फिर ये ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड अब कितना रह गया टीचर, 1 साल पास हो चुका, एक ये सेकंड ईयर हो रहा है जिसमें मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है 2, और अभी तक कितने पास हो चुके 2, ठीक है। ऐसे कर लो, चाहे बात आपकी एक ही है, माइनस कर दोगे ये वाला जो अभी तक रिकॉग्नाइज कर चुके हो 6 9 3 3 3 3 जो भी, ठीक है, ये आ गया आपका फिर आंसर। यहाँ पे भी ये लिखा फिर एज इट इज कैंसल्ड रिमेनिंग अमाउंट सिंस कैंसल्ड, ठीक है, वही लिखा है। अब इसकी आगे कंपनसेशन कितना पे होगा, कंपनसेशन का मैंने बताया था आपको कि 95 रुपीज के अकॉर्डिंग पे होगा, 95 कितने 9 डायरेक्टर्स को 2000 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या किया 9, जैसे हमने किया था 9 95 2000 995 2000, ठीक है, ये आ गया आपका, इतनी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी, मतलब कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व से कितना डेबिट होगा इक्विटी से, ठीक है, 990,
90 क्या ये फेयर वैल्यू, जो मैंने कहा था कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द कैंसिलेशन डेट, फेयर वैल्यू उस ऑप्शन की कैंसिलेशन डेट पे कितनी है, वो 90, ठीक है। और कितने डायरेक्टर्स हैं उस दिन, 99, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑप्शन इतने, तो ये टोटल कितना आ गया, 16 20। अब हमारी एंट्री क्या होती थी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, इसको डेबिट करते थे। ये कितने अमाउंट से होगी मेरी, 16 20, और पेमेंट कितनी हुई है इसको, टू बैंक, कितनी हुई है इसको, 17 10 17 10, 17,10,000 की बैंक से गई मेरी। तो बाकी वाला, इसको पेमेंट ज्यादा की है मैंने, तो क्या एंट्री होती थी मेरी, अगर पेमेंट ज्यादा होती थी तो बाकी वाला डिफरेंस कहा जाता था। इसको एक्स्ट्रा और पी एंड एल में कर दूंगा बुक, कितना आएगा 90,000 का। और ये देखो पी एंड एल में 90,000 का एंट्री मेरी होगी, मतलब कि पेमेंट एक्स्ट्रा हुई है इसमें उसकी फेयर वैल्यू से ज्यादा, समझे। अब ये जो पेमेंट और उसका फेयर वैल्यू का कंपैरिजन होता है, जो ये आप यहाँ पे कर रहे थे एक्स्ट्रा वाला, ये कौन सी डेट का होगा, जो एंट्री करते हुए आपने देखा था, ये कौन सी डेट का होगा, ये मैंने बोला था ना कैंसिलेशन डेट, मतलब कि ये भी कैंसिलेशन डेट की, ये भी कैंसिलेशन डेट की, ठीक है। इसका हमारी ये वाली एंट्री बनी थी उस केस में, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट, क्योंकि इसमें पेमेंट ज्यादा हो रही थी फेयर वैल्यू से। और एक्सेस को हमने पेंडल में एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। अब ये काम करना आप, बाकी का अब हमारा इक्विटी अगर एम्प्लॉयज को देते हैं तो वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें करना है एक कैश सेटल्ड और एक की चॉइस देता हूं मैं अगर उसको एम्प्लॉय को, और एक मेरे को करना है ग्रुप शेयर वाला, ठीक है। हमारे ज्यादा टॉपिक रहे नहीं है, ये हमारा मैक्सिमम 2 लेक्चर में और हो जाएगा, ठीक है। और जो कि मेरे को नहीं लगता ज्यादा बड़े बड़े होंगे लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे। तो अभी एक काम करना, इसको रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइक कमेंट जरूर किया करो। आप लाइक और कमेंट नहीं करते हो, लेक्चर देख लेते हो आप। मैं रियली बता रहा हूं, मैं अपना एनालिटिक्स देखता हूं ना, तो उसमें नॉन जो वॉच टाइम आता है नॉन सब्सक्राइबर से ज्यादा आता है, मतलब कि जो सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है मेरा। तो आप प्लीज जो भी देखते हो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।